गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का एमसीक्यू देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जनन और पोषण साथ ही साथ जंतु रोग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 19 क्वेश्चंस को देखा, साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन को कवर किया। आगे हम लोग इसी टॉपिक के रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिक विकार एक वंशानुगत चिकित्सा स्थिति है जो डीएनए असामान्यता के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक विकार नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, सिफिलिस, है ना। सिफिलिस कैसा है? तो सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है जो ट्रोपोनेमा पैलिडम नामक एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होता है। सिफिलिस को महान नकलची के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह कई अन्य बीमारियों के समान लक्षण पैदा कर सकता है। अब आगे बताया गया है कि सिफिलिस सबसे अधिक यौन क्रियाकलापों के माध्यम से फैलता है। यह गर्भावस्था के दौरान या जन्म के समय मां से बच्चे में भी फैल सकता है। प्रश्न पूछ दे सकता है कि सिफिलिस जो है क्या बच्चों में भी हो सकता है मां के गर्भावस्था के दौरान? तो उसका उत्तर होगा यस। अगला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस सी के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस सी के लिए टीका उपलब्ध है ना। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। बाकी बात, यह आमतौर पर दूषित सुइयों के माध्यम से फैलता है, ये मूल रूप से सही है। रोग का सबसे अधिक बोझ पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोपीय क्षेत्र में है, ये भी मूल रूप से सही है। इससे दीर्घकालीन यकृत रोग होता है, यानी कि लीवर का डिजीज होता है, ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन को देखें, चूँकि ये लीवर से संबंधित रोग है। हेपेटाइटिस सी एक वायरल संक्रमण है जो लीवर को प्रभावित करता है। यह संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से संक्रमित मां से उनके बच्चे में फैलता है, लेकिन स्तन के दूध के माध्यम से नहीं। यह तीव्र या अल्पकालिक और जीर्ण या दीर्घकालिक दोनों तरह की बीमारी पैदा कर सकता है। यह जानलेवा हो सकता है। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका नहीं है, लेकिन इसका इलाज एंटीवायरल दवाओं के माध्यम से किया जा सकता है। अब इसके उदाहरण दिए गए हैं, क्या क्या लक्षण हैं जिसे हेपेटाइटिस सी होता है। तो इसके लक्षणों में बुखार है, थकान है, भूख ना लगना है, उल्टी, पेट में गहरे दर्द, है ना, गहरे रंग का मूत्र और त्वचा या आँखों का पीला पड़ना, जिसे पीलिया कहते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का गलत वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है बी, टर्नर सिंड्रोम। पुरुष में एक्स गुणसूत्रों की अतिरिक्त प्रतिलिपि की उपस्थिति, है ना, ये क्या है? ये गलत है, मूल रूप से गलत है। बाकी बात, डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया गया है कि गुणसूत्र की संख्या 21 की अतिरिक्त प्रतिलिपि है। फिर है कि एंजलमैन सिंड्रोम शारीरिक और बौद्धिक विकलांगता को दर्शाता है। फिर है एपर्ट सिंड्रोम, जो कि है खोपड़ी के आकार में परिवर्तन को लाता है ना। जिसे एपर्ट सिंड्रोम होता है, उसके खोपड़ी का आकार में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में कि ये गलत क्यों है। तो टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जो केवल महिलाओं को प्रभावित करती है। यहाँ पर दिया गया था पुरुष, इसलिए ये गलत था, है ना। यह तब उत्पन्न होती है जब एक्स गुणसूत्र, यानी कि लिंग गुणसूत्र में से एक गायब हो जाता है या आंशिक रूप से गायब हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम कई प्रकार की चिकित्सकीय और विकासात्मक समस्याओं के कारण बन सकते हैं। इसमें छोटा कद, अंडाशय का विकसित ना होना, हृदय संबंधी दोष शामिल है। टर्नर सिंड्रोम का निदान जन्म से पहले, प्रसव पूर्व, शिशु अवस्था के दौरान या प्रारंभिक बचपन में किया जा सकता है। अगला फैक्ट है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवांशिक स्थिति है जो तब उत्पन्न होता है जब लड़का एक्स गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति के साथ पैदा होता है। यानी कि कोई अगर मेल है ना, वो अगर पैदा होता है तो उसमें क्या होता है कि एक्स का गुणसूत्र जो है उसमें एक अतिरिक्त पाया जाता है। तो उस स्थिति में उस रोग को कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, एड्स। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसेज, एलिसा का फुल फॉर्म यही है, याद रखें कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसेज आधारित परीक्षण का उपयोग एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है जो एंटीजन या विदेशी पदार्थों, यानी कि फॉरेन, यहाँ पे विदेशी का मतलब है फॉरेन पार्टिकल, है ना,
बाहर से जो शरीर पर आक्रमण करते हैं वैसे पदार्थों को फॉरेन पार्टिकल कहते हैं बायोलॉजी के टर्म में, है ना। इससे लड़ने के लिए शरीर द्वारा उत्पादित होता है, यानी एंटीजन कब उत्पादित होगा, जब बाहर से शरीर पर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो शरीर क्या करता है, उससे लड़ता है। लड़ने के लिए क्या करता है, वो एंटीजन उत्पन्न करता है। एंटीजन क्या है, तो शरीर का वो सिपाही है जो बाहर से आने वाले शत्रु से बचाने का कार्य करता है ना। यहीं पर क्या होता है, एलिसा आधारित परीक्षण रक्त आधारित परीक्षण है जिसमें उच्च संवेदनशीलता और विशिष्टता होती है ना। यहाँ पर देखा जाता है कि एंटीजन अगर अत्यधिक एक्टिव है ना इस टेस्ट में, तो पता चल जाता है कि इस स्थिति में उस व्यक्ति को एड्स रोग है। अगला फैक्ट है कि जीवाणु संक्रमण के उदाहरणों में लाइम रोग, ब्रुसेलोसिस और सिफिलिस शामिल है। वायरल संक्रमण के उदाहरणों में HIV और हेपेटाइटिस A, B और C शामिल है। तो याद रखें, वायरल संक्रमण के उदाहरणों में क्या आएगा, तो HIV आएगा, हेपेटाइटिस A आएगा, B आएगा, C आएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित गलत है, तो यहाँ पर उत्तर C को दिया गया है। राइनो वायरस भारत में गैंडों की आबादी के लिए खतरा है, ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात, जीका वायरस एडिज मच्छर एक वाहक के रूप में कार्य करता है, ये मूल रूप से सही है। फिर है रोटा वायरस, ये शिशुओं में दस्त के कारण बनता है, ये भी मूल रूप से सही है। फिर है कि फ्लेवी वायरस सुअरों के माध्यम से मानव में स्थानांतरित होता है, ये भी सही है। सी को देखते हैं रेनो वायरस के बारे में, ये गलत क्यों है, तो रेनो वायरस आम सर्दी का सबसे आम कारण है और अस्थमा हमलों के लिए एक आम वायरल ट्रिगर है। अधिकांश राइनोवायरस संक्रमण कोई लक्षण या हल्के लक्षण पैदा नहीं करते। विभिन्न प्रमुख लक्षणों में छींकना, खांसना, नाक का बहना, गले में खराश, नाक बंद होना आदि इनके लक्षण हैं। अगला कहा गया है कि यह वायरस एट्रोवायरस वंश और पिकोर्नविरिडे परिवार के संबंधित है। राइनोवायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले लोग कौन हैं, तो शिशु होते हैं, बुजुर्ग होते हैं और वे लोग हैं ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र के शिकार हैं जो रोगों से लड़ने की अपनी क्षमता खो चुके हैं। तो ये था रेनोवायरस से संबंधित एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करने वाले प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, तो इसका उत्तर होगा मादा एनोफिलीज मच्छर, है ना। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर को आमतौर पर एनोफिलीज मच्छर कहा जाता है। खास तौर पर यह मादा एनोफिलीज मच्छर है जो मलेरिया परजीवी के संचरण के लिए जिम्मेदार है। ये मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी से संक्रमित हो जाते हैं जब वे संक्रमित व्यक्ति के खून को काटते हैं, है ना। फिर है कि मलेरिया के लक्षणों में बुखार और फ्लू जैसी बीमारी शामिल है। इसमें कंपन, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल है। मलेरिया की रोकथाम और उपचार दोनों संभव है। मलेरिया मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये था इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां उन रोगों को उत्पन्न करने वाले तत्वों में सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी को सही माना गया है, जिसमें 4 और 5 को सही माना गया है। जिसमें चौथा कहता है कि मीना माता यानी कि मिथाइल मरकरी, और 5वां कहा गया है कैंसर जो कि है आर्सेनिक के कारण। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि रोगों के सही कारण निम्नलिखित है। ब्लू बेबी सिंड्रोम पीने के पानी में नाइट्रेट के कारण होता है। असामान्य हृदय ताल पोटेशियम की कमी के कारण होता है। फिर है इटाई कैडमियम के संपर्क में आने से होता है। फिर है मीनामाटा मिथाइल मरकरी के उच्च स्तर के संपर्क के कारण होता है। अगला है पीने के पानी में आर्सेनिक कैंसर का एक कारण है। अगला है कि एनीमिया आमतौर पर लौह की कमी के कारण होता है, लेकिन सीसा विषाक्तता के कारण भी विकसित हो सकता है। तो ये था इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न है कौन सा रोग 2 खुर वाले पशुओं में तेज बुखार, अल्सर और लंगड़ापन की विशेषता रखता है और वायरस के कारण होता है, तो इसका उत्तर है पैर और मुंह की बीमारी। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो खुर पका यानी कि मुंह पका रोग, जिसे कि FMD कहते हैं, एक अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग है जो मवेशियों, सुअरों, भेड़ों और बकरियों में, है ना, ये सिर्फ 2 खुर वाले पशुओं को प्रभावित करता है। यह FMD वायरस के कारण होता है और इसके परिणाम स्वरूप बुखार, मुंह और पैर में छाले और अल्सर हो जाता है, जिससे गंभीर लंगड़ापन और उत्पादकता में यानी प्रोडक्टिविटी में कमी आती है।
अगला प्रश्न है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए, वह कैसे बीमारी से पीड़ित है? तो उसका उत्तर होगा ए, बुलिमिया, यानी कि क्षुधातिशय से, है ना। ये ऐसे बीमारी को बुलिमिया कहते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखें तो बुलिमिया नर्वोसा एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है ना। पार्टी वगैरह में देखते होंगे कि एक व्यक्ति है जो 25 कचौड़ी खा रहा है, 50 पीस लेग पीस मार रहा है, 25 पीस चिकन पीस ले रहा है। तो ऐसे लोग जो है बुलिमिया नर्वोसा के शिकार हैं। अगला प्रश्न है कि बीमारियों की निम्नलिखित सूची पर विचार करें। हमें यहाँ पर बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर ऑप्शन सी है, जिसका उत्तर होगा 3, 4 और 5। 3 में है तपेदिक, 4 में है टाइफाइड और 5 में है मलेरिया। ये सभी रोग कैसे हैं? तो ये वायरस से संक्रमित नहीं होने वाले रोग हैं। बाकी बात जो खसरा है ये वायरस से संक्रमित होने वाले रोग हैं। चिकन पॉक्स है ये भी वायरस से संक्रमित होने वाले रोग हैं। हेपेटाइटिस है ये भी वायरस से संक्रमित होने वाले रोग हैं। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो खसरा मीजल्स या रूबेला वायरस के कारण होता है। चेचक का संक्रमण वेरिकाला जोस्टर वायरस के कारण होता है। याद रखें चेचक किस वायरस के कारण होता है, तो उसका नाम आपको याद रखना है कि वेरिकाला जोस्टर जो वायरस है इसी के कारण होता है। क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। फिर टाइफाइड बुखार जो है ये क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो साल्मोनेला टाइफी जो है इसके कारण टाइफाइड रोग होता है। फिर है मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है। कि जीव और उनकी क्रियाओं की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें सही सुमेलित जो नहीं है उसे बताना है। तो यहाँ पर डी को बोला गया है, जिसमें 3 और 4 है। 3 में प्रोटोजोआ है, जिससे कहा गया कि एड्स पैदा करने वाला ये रोग है। फिर है विषाणु, विषाणु से मलेरिया उत्पन्न होता है, ये गलत है। बाकी बात जीवाणु जो है इससे क्या है, तो हैजा का कारण बनता है। राइजोबियम है तो फिक्सिंग नाइट्रोजन इसके कारण होता है। तो एक्सप्लेनेशन को देखें कि 3 और 4 गलत क्यों है। तो हैजा जो बताया गया है कि विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के से आंत के संक्रमण के कारण होने वाली एक तीव्र डायरिया बीमारी है ना। पौधों की जड़ों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, इसलिए युग्म 2 सही था। फिर है कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एड्स का प्रमुख कारण है। यहाँ पर क्या बता दिया था, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कोई लेना देना इसका नहीं है। अगला है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है ना। यहाँ पर क्या बता दिया था, मलेरिया विषाणु के कारण होता है, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नेत्र दोषों की सूची और इसे ठीक करने के लिए प्रयुक्त संबंधित लेंस पर विचार करें। तो यहाँ पे हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सी युग्म सही नहीं है। इस तरह के प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर बी को बोला गया है, जिसमें 2 को बोला गया है कि ये सही नहीं है। लघु दृष्टि उत्तल लेंस ये क्या है, सही नहीं है। बाकी बात मायोपिया है, मायोपिया में अवतल लेंस लगता है, ये मूल रूप से सही है। हाइपरमेट्रोपिया है, इसमें उत्तल लेंस लगता है, ये भी मूल रूप से सही है। जरा दूरदृष्टि, इसमें द्विफोकल लेंस लगता है, ये भी मूल रूप से सही है। अब देखते हैं कि ऑप्शन 2 गलत क्यों था, है ना, इसकी चर्चा करते हैं। तो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष क्या है, तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखें कि मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर लें कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है या दूर दृष्टि दोष क्या है। तो इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती और इस स्थिति में उन्हें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला है कि प्रेस्वा और योपिया, यह एक अपरवत त्रुटि है जो मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध वयस्कों के लिए चीज़ों को करीब से देखना कठिन बना देती है। यह द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वायरसों में रेट्रोवायरस कौन सी विशिष्ट विशेषता है। तो उसका उत्तर है ऑप्शन बी, आरएनए जीनोम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का उपयोग करके डीएनए में परिवर्तित किया गया, है ना।
एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जीनोम यह विकल्प सही नहीं है। रेट्रोवायरस में एकल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम होता है, डीएनए नहीं होता है ना, इसे याद रखना है। बाकी बात जो है इसका एक्सप्लेनेशन में है कि आरएनए जीनोम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का उपयोग करके डीएनए में परिवर्तित किया गया, यह सही उत्तर है। रेट्रोवायरस वायरस के बीच अद्वितीय है क्योंकि वे एक आरएनए जीनोम ले जाते हैं। उनकी प्रकृतीय प्रक्रिया के दौरान आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस नामक एंजाइम द्वारा डीएनए में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के रूप में जाना जाता है। अगला फैक्ट है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम यह विकल्प सही नहीं है। रेट्रोवायरस में एकल स्ट्रैंड हुए आरएनए जीनोम होते हैं। याद रखें कि रेट्रोवायरस में कैसे होते हैं, तो वो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, है ना, जो इस तरह का बना होता है ना, ये नहीं होता है, वो होता है इस तरह का होगा, है ना, जब भी होगा तो वो सिंगल स्ट्रैंड होगा। अगला है कि प्रोटीन कोड की कमी, यह विकल्प सही नहीं है। अन्य वायरस की तरह रेट्रोवायरस में एक प्रोटीन कोड होता है जिसे कैप्सिड भी कहा जाता है, जो उनकी आनुवांशिक सामग्री को घेरता है और उनकी रक्षा करता है। तो यहाँ पर इस क्लास को या कहें तो इस चैप्टर को समापन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे पूर्व के जितने भी चैप्टर हैं उनका एमसीक्यू करवाया गया है, उसे आप प्लेलिस्ट में जा कर के अवश्य देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।